हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं हिंदी सब्जेक्ट लेके आई हूँ जो बीपीएससी एग्ज़ाम टीचर भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज का पेपर होएगा और उस पेपर की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ यानी कि प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। आपको ये बताना है कि आधुनिक हिंदी जो साहित्य की पहली आत्मकथा है उसके लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन कहता है देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा ऑप्शन कहता है हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन कहता है जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है हरिवंश राय बच्चन साहब ने, जो कि अमिताभ बच्चन के क्या हैं, फादर हैं और ये साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पढ़ना किस मुहावरे का अर्थ है ये। तो पहला जो मुहावरा है वो है सिर मारना, दूसरा मुहावरा कहता है सिर पर सेहरा बंधा होना, तीसरा मुहावरा कहता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना और चौथा है सिर पर शैतान सवार होना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना यानी कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़वाते का मतलब कि सर के बाल कटा देते हैं और उसके बाद जो ओले पड़ते हैं तो सर में क्या होती है, चोट लगती है। वैसे ही इसका अर्थ ये है कि कार्य के जैसे ही आरंभ हुआ वैसे ही उसमें क्या हो गई, बाधा उत्पन्न हो गई, विघ्न उत्पन्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा भी हौसला आगे बढ़ाते रहें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। रचना जो ये दी गई है पंक्ति, ये किस रचनाकार की है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है कबीर, तीसरा है केशवदास और चौथा है सूरदास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कबीर, यानी कबीर के दोहे की ये पंक्तियाँ हैं और ये कबीर द्वारा रचित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हुए। और अगला प्रश्न कहता है, हिंदी का जो पहला पत्र है वो कौन सा है। तो आपको बताना है, हिंदी का पूछा है आपसे। पहला है उत्तंड मार्तंड, दूसरा है इतिहास तिमिरनाशक और तीसरा है बनारस अखबार, चौथा है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो यहाँ पर आपने नाम सुन रखा होगा कि हिंदी का जो पहला पत्र है वो क्या है। तो उत्तंड मार्तंड क्या है, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। पहला ऑप्शन है आलम, दूसरा है बोधा, तीसरा है ठाकुर और चौथा है घनानंद। तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है ये किसकी पंक्ति है, तो ये घनानंद की पंक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है यमुना। तो कालिंदी किसका नाम है, आपको ये बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कालिंदी यमुना को बोलते हैं और यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, जहाँ पर क्या है हमारे श्री कृष्ण जी यमुना नदी के किनारे कालिंदी भी इसको बोलते हैं, इसी के किनारे अधिकतर वो जाया करते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम सागर
प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि प्रेम सागर जो है वो किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल, दूसरा ऑप्शन कहता है सदल मिश्र, तीसरा ऑप्शन कहता है लल्लू लाल जी का है और चौथा ऑप्शन कहता है राम प्रसाद निरंजनी जी का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यानी प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं लल्लू लाल जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है 3, दूसरा ऑप्शन कहता है 4, तीसरा ऑप्शन कहता है 5 और लास्ट ऑप्शन कहता है 6। तो यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें संज्ञा के भेद की तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं गाइस? तो 5 भेद होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। उन 5 भेदों के नाम आपको मैं बता दूं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, फिर है समूहवाचक और लास्ट बचता है यहाँ पर परिमाणवाचक। तो ये सारे क्या हैं? संज्ञा हो गए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? पहला ऑप्शन कहता है प्रत्यय के आधार पर, दूसरा ऑप्शन कहता है संज्ञा के आधार पर, तीसरा ऑप्शन कहता है क्रिया के आधार पर और चौथा ऑप्शन कहता है सर्वनाम के आधार पर। तो प्रश्न नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा क्रिया के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लिंग का जो निर्धारण करते हैं हिंदी में वो हम क्रिया के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी क्रिया के आधार पर करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन कहता है 7, दूसरा ऑप्शन कहता है 8, तीसरा ऑप्शन कहता है 9, चौथा ऑप्शन कहता है 10। तो कारक के कितने भेद होते हैं? आइए चलते हैं आंसर की ओर, आप गेस करिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं, 8 विभक्तियाँ होती हैं, तो उसी अकॉर्डिंग 8 भेद होते हैं कारक के। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी घा जब हम बोलते हैं तो इसको कहाँ से उच्चारित करते हैं, आपको ये बताना है। यानी घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है मूर्धा, दूसरा ऑप्शन कहता है कंठ, तीसरा ऑप्शन कहता है तालु और चौथा ऑप्शन कहता है दंत। यानी घा को हम कहाँ से बोलते हैं ये बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कंठ, क्योंकि जो का वाली लाइन होती है उसको हम कंठ से बोलते हैं। कंठ से बोले जाने वाले ये वर्ड हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिंतामणि बहुत ही फेमस रचना है, तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा ऑप्शन कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन कहता है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन कहता है श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि किसकी रचना है, किसका निबंध है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आप सभी को हो सकता है पहले से पता रहा हो, लेकिन फिर भी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है 1893 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन कहता है 1900 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन कहता है 1903 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन कहता है 1905 ईस्वी में। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1893 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? पहला है कवयित्री, दूसरा है कवित्री, तीसरा है कवयित्री और चौथा है कवियित्री। तो यहाँ पर कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? तो वो होगा कवयित्री। कभी भी आप लिखेंगे और बहुत बार ऐसे जो गलत वर्ड होते हैं वो पूछे जाते हैं कि इसमें जो है सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो बताइए, यानी सही शब्द की पहचान करिए। तो आप ऐसे वर्डों को ज़रूर पढ़ के जाएँ। इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि आशीर्वाद या फिर अंत्याक्षरी, ये सारे ही एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं जो आपको स्पेलिंग एरर वाली, यानी कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कवयित्री। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन कहता है सूर्य, दूसरा कहता है नाम, तीसरा कहता है युवती और चौथा कहता है नदी। तो यहाँ पर तरड़ी के शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या है? सूर्य। सूर्य तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? पहला ऑप्शन कहता है शिखी, दूसरा ऑप्शन कहता है शापक, तीसरा ऑप्शन कहता है विभावरी, चौथा ऑप्शन कहता है मत्स्य। तो यहाँ पर मीन का जो पर्यायवाची शब्द है तो वो क्या होगा? तो यहाँ पर मीन मतलब मछली होता है, जिसको संस्कृत में या फिर इसकी जो तत्सम रूप है इसका वो क्या है? मत्स्य, और मत्स्य इसका पर्यायवाची भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है तो क्या है? पहला ऑप्शन है आत्मजा, दूसरा है नंदिनी, तीसरा है भार्या और चौथा है कन्या। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो क्या है? अलग होगा इन सभी से, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी, कन्या ये सब अलग है और भार्या अलग वर्ड है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पहला है स्वर्गीय, दूसरा है लौकिक, तीसरा है पार्थिव, चौथा है अद्वितीय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अद्वितीय। अद्वितीय अनुपम का पर्यायवाची है अद्वितीय। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मुहावरे से कान का कच्चा होने का अर्थ। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन कहता है कम सुनना, दूसरा ऑप्शन कहता है सुनी बात पर विश्वास करना और तीसरा जो है वो है दूसरों की बात मानना, चौथा है कान का कमज़ोर होना। तो यहाँ पर कम सुनना तो गलत हो जाएगा, दूसरे की बात मानना ये भी गलत है, कान का कमज़ोर ये भी गलत है, यानी दूसरों की कही गई बात पर तुरंत विश्वास कर लेना कान का कच्चा होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है छा। वर्ड किसके योग से बना है? तो छा वर्ड जो है वो किसके योग से बना है? पहला ऑप्शन कहता है का हलंत, शाह हलंत, दूसरा ऑप्शन है का हलंत, चा हलंत, तीसरा ऑप्शन है का हलंत, चा हलंत और डी ऑप्शन कहता है का हलंत प्लस सा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। गाइस आप इसको थोड़ा सा सही कर लें, का हलंत और शाह हलंत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, यानी इसमें सबसे शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है ये आपको बताना है। पहला है अप्रस्तुतता, दूसरा ऑप्शन है अप्रस्यता, तीसरा ऑप्शन है अप्रस्यता और चौथा है अप्रस्तता। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अप्रस्यता जो है वो सही उत्तर
है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पवन का संधि विच्छेद है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या है? पहला ऑप्शन है पा प्लस अवन, दूसरा ऑप्शन है पा प्लस वन, तीसरा ऑप्शन है पो प्लस अन, चौथा ऑप्शन है पौ प्लस अन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पो प्लस अन, मिलाकर क्या हो जाएगा? पवन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है पुनर प्लस जन्म, दूसरा ऑप्शन है पुनः नरजन्म, तीसरा है पुनः प्लस जन्म और चौथा है पुनर प्लस आजन्म। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुनः प्लस जन्म। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हुए, और अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? पहला यड़ संधि, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि और चौथा है दीर्घ संधि। तो गाइस आप सभी को मैं बता दूं, किसी भी वर्ड के बीच में अगर आधा वर्ड आ जाए और उसके तुरंत बाद या और वा आ जाए तो वहाँ पर जो संधि होती है वो हमेशा यड़ संधि होती है, और यड़ संधि का यही ट्रिक है पहचानने का, तो आप इसको ऐसे पहचानेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? तो पहला जो ऑप्शन है नाक में चोट लगना, दूसरा है इज्जत देना, तीसरा है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना और चौथा है चापलूसी करना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, क्योंकि इज्जत देना भी नहीं होगा, चोट लगना ये भी नहीं है, चापलूसी करना ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? तो पहला है उत्थान, दूसरा है उत्कर्ष, तीसरा है रोपण, चौथा है अवनति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा रोपण। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन चारण काल, दूसरा आदिकाल, तीसरा वीर काल, चौथा बीजवपन काल। तो यहाँ पर जो महावीर प्रसाद जी ने जो इनको आदिकाल को बोला है वो बीजवपन काल बोला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको हिंदी की ये प्रैक्टिस सेट जो कि बीपीएससी के लैंग्वेज पेपर की प्रैक्टिस सेट के लिए था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें से जो मैं आज सीरीज़ लेके आई थी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, ऑल वाली प्रेस करिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।